हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 29 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा पैडी ड्वार्फिंग डिसीज के बारे में, दूसरा आर्टिकल होगा हमारा CSA 6 जीन के बारे में, और तीसरा आर्टिकल होगा FA 18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स के बारे में, और तीसरा होगा विष्णुवर्ड पीपल कोटी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, और आपका लास्ट का आर्टिकल होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, और हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है हमारा पैडी ड्वार्फिंग डिसीज के बारे में। देखो यहाँ पे पैडी, पैडी का मतलब होता है कि राइस की फसल, ठीक है। और ड्वार्फ से मतलब होता है बोना, यानी कि जिसका कद, जिसकी हाइट छोटी रह जाए उसको ड्वार्फ बोलते हैं। ड्वार्फिंग मतलब वही प्रोसेस के भाई बढ़ने की जो प्रोसेस है वो कम हो, उसका रेट बहुत कम हो, यानी कि उतनी तक ना बढ़ पाए। डिसीज तो बीमारी होती है। तो इससे समझ में आ रहा है हमें सीधा सीधा कि हमारी राइस की जो फसल है वो अपना पूरी हाइट तक नहीं पहुंच पा रही है, पूरा नहीं बढ़ पा रही है, तो उनकी हाइट कम रह जाए। जैसे यहाँ पे देखो, एक फसल है आपकी बड़ी और एक फसल है आपकी छोटी। ये राइस की फसल नहीं है, मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिंपल। ऐसे तो ये राइस की फसल है, यहाँ पे राइस की फसल को सैंपलिंग को सैंपल्स, जो सैंपल्स है उसको दबाया, सैंपलिंग जो है उनको लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, छोटे रह गए ये वाले, छोटे रहे। तो इसकी फसल में क्या होता है कि जो आपका ये यहाँ पे वायरस है, जो डिसीज है, जब ये लग जाती है, डिसीज जो वायरस लग जाता है, ड्वार्फ वायरस इनको लग जाता है, तो जो इनकी जड़ें है ना, ये शैलो फॉर्म में रहती है, यानी कि शैलो रहती है, तो ज्यादा गहराई तक पहुंच नहीं पाती, ये ऊपर ही ऊपर रहती है, पानी के थोड़ी सी अंदर डूबी रहेगी। और मिट्टी का जो, मान लीजिए ये मिट्टी है, ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इसके ऊपर आपने ये लगाई हुई है इसकी फसल, तो बस पानी के उसमें रहेगी, हल्की सी थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी। जड़ें जो है ज्यादा अंदर तक नहीं जाती, इसकी रूट्स जो है ज्यादा अंदर तक ना, अंदर तक नहीं जाती, जो इनकी ग्रिप भी नहीं बन पाती है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो है इनको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं। तो ये समस्या देखने को मिली है, ये मिस्टीरियस डिसीज बोला है कि इसके बारे में पूरा पता नहीं पा रहा है, पर ये आशंका जताई जा रही है किसी वायरस की वजह से हो रही है, जिस वायरस का नाम क्या रखा गया इन्होंने, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। ठीक है, मिस्टीरियस है कि भाई अंदाजा लगाते हैं, मिस्ट्री में हमें शक ही जाता है ना कि इसने इसकी वजह से हो रहा है। जैसे मिस्ट्री, मिस्ट्री वाली मूवी देखते होंगे तो उसमें शक कभी इसके ऊपर जाता है, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, तो वहां पे मिस्ट्री बनी रहती है, 100% नहीं कहा जाता। तो साइंटिस्ट जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस वायरस की वजह से हो रहा है। तो देखते हैं कि जो पैडी की क्रॉप है उसमें ड्वार्फिंग की आपको प्रॉब्लम देखने को मिली किन किन एरियाज में। पंजाब जो स्टेट है हमारा, और हरियाणा जो स्टेट है, क्योंकि यहीं पे ज्यादा फसलें उगाई जाती है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो यहाँ पे ये ड्वार्फिंग की जो है प्रॉब्लम इन फसल्स में देखने को मिली है, इस क्रॉप में देखने को मिली है। अब साइंटिस्ट ब्लेम ये कर रहे हैं कि जो आपका सदर्न चाइना है, वहां पे ये आपकी बीमारी देखने को मिली है, वहां पे ये बीमारी इजाद हुई थी। पहली बार जो रिपोर्ट करी गई थी 2001 में रिपोर्ट करी गई थी, तो वहां से ये वाली बीमारी इधर आ गई है हमारे पास। अब ये कैसे आई हम अगली स्लाइड में जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में जानेंगे। पहले आप सदर्न चाइना का मैप देख लीजिए। चाइना का मैप तो नहीं पूछेगा, पर एक आप अंदाज से देख लीजिए, तिब्बत इसमें आता है, ठीक है, और भी कई सारे इसमें आपके प्रोविंस आते हैं चाइना की। ठीक है, ये सदर्न चाइना का मैप हो गया। या पिक्चर में देख ही रहोगे कि छोटी हो रही है यहाँ पे इसकी फसलें, और जो इसकी जड़ है बहुत ज्यादा गहरी नहीं, शैलो है ये। शैलो मतलब जो ऊपर ही ऊपर रहती है थोड़ी सी, और डीप तो आप जानते हो जो बहुत नीचाई तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे आपकी बरगद की जड़ें होगी, बहुत गहराई तक रहती है, किसी भी पेड़ की जड़ें होते हैं बहुत गहराई तक रहती है, डीप रहती है। पर शैलो जो ऊपर ही ऊपर रहती है, आसानी से उखड़ जाए, या हल्की सी आंधी आई, तूफान आया, गिर पड़ी, टूट गई, निकल गई पानी उसके अंदर से, मिट्टी के अंदर से, तो वो ही है। ठीक है, तो उस वायरस का नाम क्या रखा है जिसके ऊपर शक है, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। ड्वार्फ का मतलब आपने जान लिया, वायरस आप जानते हो, सदर्न मतलब जो साउदर्न चाइना से आई है, इसलिए राइस की फसल में है, पैडी में देखने को मिल रहा है। ब्लैक के काले रंग का, स्ट्रीक का मतलब होता है या पतली पट्टियां, पतली धारीदार, चेक जिसे कहते हैं, चेक की शर्ट होती थी, धारीदार पतली ऐसी पट्टियां, व्हाइट वाली, ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है इसमें। आगे हम और अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, अब ये पैडी ड्वार्फिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके से देखो, पिक्चर यहाँ पे देख लो, देख रहे हैं ना, अब ये व्हाइट स्पॉट देख रहे हो कहीं कहीं पे, ये सब चीजें देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, ये स्टिक देख रहे हो आप, व्हाइट वाली। ठीक है, तो ये आपकी स्टिक है, इस वजह से इसका नाम आपको क्या रख दिया गया कि आपका सदर्न राइस, आपका ब्लैक स्ट्रीक और पैडी वायरस, इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ये पिक्चर्स में आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरह से बीमारी लगती है। ठीक है, अब जो ये
अब जो सिम्टम्स होता है कि आपको स्टंटिंग देखने को मिलती है और व्हाइट क्लोरिटिक स्पेक्स देखने को मिलते हैं फोइलेज पर। फोइलेज मतलब जो आपके पत्ते होते हैं तनेदार, तना का थोड़ा सा पोर्शन और पत्ते, उसी को फोइलेज बोला जाता है जो पेड़ पौधों का। तो क्लोरिटिक स्पेक्स, क्लोरिटिक का मतलब क्या, स्पेक्स का मतलब क्या, स्टंटिंग का मतलब, स्टंटिंग का वो सिचुएशन बोली जाती है जब हाइट नहीं बढ़ पाती, एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग हाइट भी होनी चाहिए ना। मान लीजिए किसी की 10 साल एज है तो उसकी हाइट मान लीजिए आपकी 3 मीटर के लगभग, मतलब 3 मीटर नहीं, मतलब कुछ होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए 10 साल की एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए 3 फुट होनी चाहिए, 4 फुट होनी चाहिए, तो उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, हाइट इनकी कितनी रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल से, या तो हाफ रह जाएगी या 1/3 रह जाएगी, तो उसको ही आपको स्टंटिंग बोलते हैं, ड्वार्फिंग बोलते हैं कि बोना। ठीक है, अब ये जो स्टंटिंग का मतलब पता लग गया आपको। क्लोरिटिक, क्लोरिटिक का मतलब है, जनरली क्लोरिटिक का मतलब ये होता है ग्रीन या ब्लैक आपके मिनरल्स जो होते हैं, जैसे ग्रीन या ब्लैक मिनरल्स आप कह सकते हो MgFeAl। ठीक है, ये इसके आपके कितने हो जाए 6, और आपका सिलिकॉन एल्यूमिनियम के आपके 4, और प्लस और ऑक्सीजन के 10, और OH जो ग्रुप है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके 8। ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाएगा ये क्लोरिटिक। स्पेक्स का मतलब होता है स्पोर्ट्स, जो आप स्पोर्ट्स देख रहे हो ना, इन्हीं को आपको स्पोर्ट्स बोला जाता है। ठीक, तो ये मतलब ये धब्बे एक टाइप से। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, शैलो रूट्स होते हैं, हमने पढ़ ही लिया, इजीली अप्रूटेड। जब शैलो रूट्स होंगे उनकी पकड़ जमीन में नहीं होगी तो आसानी से उन्हें उखाड़ सकता है। ये लगभग सभी आपकी जो भी वैरायटी होती है पैडी की, या दूसरी और वैरायटी जैसे कि आपकी किसकी वैरायटी, ये गेहूं की वैरायटी होगी और गन्ने की वैरायटी होगी। जैसे इस पिक्चर में, पिछली पिक्चर में यहाँ पे गन्ना पकड़ के खड़ा है, गन्ने की पेड़ को, फसल को पकड़ के खड़ा है, तो उनमें भी आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि राइस में ही देखने को मिलेगा, दूसरी फसलों में देखने को मिलता है। ड्वार्फिंग कब रिपोर्ट की जाती है, जब तक आपका 10% से 25% तक की जो ग्रोथ होती है वो हो जानी चाहिए, उसी टाइम पर आपको ड्वार्फिंग देखने को मिलती है। स्टंटिंग मतलब कब ज्यादा देखने को मिलती है, जो शुरू का जो आपका टाइम होता है ना, पैडी का ग्रो करने का, बोने का जो टाइम होता है, तब वो जो उभरती है स्टार्टिंग के टाइम में। ये जनरली आपकी जो वो शुरुआत का जो टाइम है, यानी कि जब वो आपकी सैपलिंग्स उभरती है, उठती है, मतलब वो बड़ी हो रही होती है तब। जब बिल्कुल पक जाती है, एडल्ट बन जाती है, तब नहीं देखने को मिलेगी, ये स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। बच्चों में ही आपको वो, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे ही बोने होते हैं, बड़ा आदमी बोना नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तभी तो ग्रोथ रुकती है ना, बचपने में तो ग्रोथ रुकती है। अब जब वो पूरा बड़ा हो चुका है तब क्या ग्रोथ होगी, 20 22 23 साल तक तो ग्रोथ रुक ही जाती है आदमी की, जितना बड़ा होना होता है, जितना हेल्दी होना होता है हो जाता है, उसके बाद तो कोई हाइट नहीं बढ़नी ना। ऐसे तो हर साल हाइट बढ़ेगी तो भैया आसमान में जाकर अड़ जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो शुरुआत में जो बच्चे का मान लीजिए 1 2 साल से, 1 2 साल की एज से लेके और 10 15 20 साल तक की जो एज होती है, या 10 साल तक की एज होती है, उसमें ग्रोथ काफी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हम पढ़ रहे हैं सदर्न राइस आपका ब्लैक, आपका ये जो आपका वायरस है, ठीक है, ड्वार्फिंग वायरस है, पैडी ड्वार्फिंग वायरस है, ये सदर्न राइस ब्लैक स्टिक ड्वार्फिंग वायरस है। इसको क्या है, ये नॉन एनवेलपिंग होता है, नॉन एनवेलप, एनवेलप से मतलब आप जानते हो ना कि लिफाफा जो होता है जो कवर करता है किसी चीज को, जैसे आप राइस लेके आ रहे हो, चावल लेके आ रहे हो, या आप दाल लेके आ रहे हो बाजार से, तो एनवेलप में लेके आओगे, तो ये नॉन एनवेलप फॉर्म में होता है। देखो ये आपका ऊपर कवर बना है ना, इसका एक तरह से प्रोटेक्शन बना हुआ है, ये हो गया आपका एनवेलप फॉर्म। और यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर कोई कवर नहीं बना हुआ है, ये हो गया नॉन एनवेलप। ठीक है, नॉन एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल वायरस, आइकोसाहेड्रल मतलब जिसमें 20 सरफेस होते हैं। देखो इसमें आप काउंट करोगे ना, 20 सरफेस हो गए, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आइकोसा। ठीक है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें 20 सरफेस होंगे, और जो भी हर एक सरफेस होगा वो ट्राइंगुलर, वो आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, हर एक इसकी इमेज बराबर है, मतलब इसकी आर्म्स जो है बराबर है। तो आइकोसाहेड्रल फॉर्म ये होती है, जीनोम की होती है, जिसमें 10 डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेगमेंट्स होते हैं जीनोम में। ठीक है, डबल डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड का मतलब देखो, जो हमारा आरएनए डीएनए होता है, देखो ये रही आरएनए की स्ट्रक्चर और ये रही डीएनए की स्ट्रक्चर। हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जब हम किसी इस तरह का कोई आर्टिकल आएगा जीनोम विनोम पे, सीक्वेंसिंग पे, उसमें हम इसे डीपली थोड़ा पढ़ेंगे, फिलहाल आप पिक्चर को समझ लीजिए। डबल स्टैंडर्ड मतलब जो ये आपका ये होता है ना, बेस होता है ये वाला। ठीक है, ये जो आपका बेस होता है, इसी को आपको स्टैंड बोलते हैं, स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर डबल है ना, दो है ना, एक तो इस फॉर्म में है हेलिकल फॉर्म में, दूसरा इस फॉर्म में, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ पे बोला गया जो आरएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आरएनए भी इस फॉर्म में मिलेगा आपको,
ऐसे। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है, जैसे कि डीएनए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, पिक्चर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में होता है, वो जीनोम के अंदर 10 डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेगमेंट देखने को मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? नॉन एनवेलप, यानी कि कवर्ड नहीं होते, उनके ऊपर एनवेलप टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, और आइकोसाहेड्रल वायरस इसका ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, ये नोवेल स्पीसीज होती है, जो किसकी जीनेसिस से होती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है? फिजीवायरस फैमिली, या कह लीजिए फैमिली रेटोविरिडेई। ठीक है, इससे ये बिलोंग करती है। ये इसकी आपकी एक्सआरडी और ये इमेज है जो आपकी माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कोप से ली गई है पिक्चर, जो इस वायरस की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वायरस में क्या आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती है? कैसी सब यूनिट? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये सब यूनिट्स है इसकी। ये सब जो 20 फेसिस होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में, तो आपके कितने हो गए इसमें? 20 सब सब स्पीसी सब यूनिट्स होगी, आइडेंटिकल है सारी की सारी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये इस तरह से कि सिमेट्रिकल फैशन में अरेंज होता है, क्योंकि कहीं पे भी आपको एसिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी कि ये बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, इसके बीच में एंगल आपका ज्यादा रख दिया, कहीं पे कम रख दिया, तो वो एसिमेट्री देखने को मिलेगी। पूरा सिमेट्रिक फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? इसको ट्रांसमिट करता है एक होपर। होपर किसे मतलब? होपर मतलब टिड्ढा, जिसे हम देसी भाषा में टिड्ढे बोलते हैं। किसी स्टेट में किसी को अलग बोला जाता है, मतलब अलग नाम दिया गया होगा, मगर हम जनरली देखते हैं कि टिड्ढा बोला जाता है, उसको हम होपर बोलते हैं। ग्रास होपर जो बोलते हैं, होपर जो होगा वो ये रहा पिक्चर आपका, ये व्हाइट बैक है, यानी कि इसकी कमर, इसका जो बैक है व्हाइट है, तो व्हाइट बैक प्लांट होपर, ये पौधों पे ही बैठता है, उन्हें खाता है। तो ये जो इंसेक्ट्स है, ये डिफरेंट वीड्स में लगता है, और जो इसके निम्स है, जो WBPH के, यानी कि व्हाइट बैक प्लांट हॉपर के जो निम्स होते हैं, निम्स मतलब जो इसके नाक पे और उस पे मूछें नहीं होती, मूछों के बाल होते हैं, वो कहीं गिर जाते हैं तो उस पे लग जाता है वायरस का जो थोड़े से स्टेन है, वो लगे रह जाते हैं। तो जब वो हवा से उड़ते हैं तो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो यहीं पे ये बोला गया ना कि टाइफून आ गया, जो जापान में और इधर एशियन जो पोर्शन है आपका, चाइना जापान, वहां पर टाइफून बोला जाता है साइक्लोन्स को, इस तरह की विंड्स को। या कन्वेक्टिव विंड आ गई कि भाई टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो कन्वेक्टिव करंट फॉर्म हो जाता है, तो वहां से विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो उसकी वजह से जो इसके निम्स होते हैं वो उड़ते हैं और फसलों में जाके लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके जो निम्स है, ये निम्स चिपक गए, तो फसलों के पत्तों पे, उसके तने पे चिपक गए। तो यहाँ पे यही बताया गया है। ये आपके जो ग्रास ऊपर दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट बैग, ये लीच सी दिख रही है, ये कीड़े टाइप से दिख रही है, ये वाले है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया कैसे इसका प्रोपेगेशन होता है, कैसे रिप्लिकेट करता है। आपकी ज्वार की फसल हो गई या बाजरे की फसल है, ठीक है, विंटर में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है सैडलिंग्स पे। ठीक है, राइस की में भी, मेज में देखने को मिलता है, व्हीट में देखने को मिलता है। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया कैसे डिसीज फैलती, किसकी वजह से फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इसका प्रिवेंशन को कैसे, ओ सॉरी, इसका मतलब प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? हालांकि इसका तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके, पर हाँ कुछ कुछ मेजर लिए जा सकता है कि अपनी फसल को किसान रेगुलर मॉनिटर करते रहे, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे। जैसे ही उन्हें ये आशंका हो, हाँ कुछ बीमारी लग रही है, तो उस पर पेस्टिसाइड्स को छिड़के। यहाँ पे लिखा है ना कि भाई आपको पेस्टिसाइड छिड़कना ही पड़ेगा, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है। जैसे कि आपके जो निम्स अगर लग गए आपकी उस पे, और वो आपके जो फसल है वो फ्लोट कर रही है वाटर पे, तो वाटर पे फ्लोट कर जाएगी, दैट मीन्स वाटर पे तभी फ्लोट करेगी ना जब उसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई है, वो वायरस लग गया आपका, पैडी ड्वार्फिंग वायरस डिसीज लग गई है। तो उसमें क्या है, पेस्टिसाइड छिड़िए, क्योंकि पानी पे वो जो निम्स चिपके रह जाते हैं, जब आप पेस्टिसाइड छिड़क दोगे तो वो वायरस मर जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसानों की अज्ञानता, कि उन्हें पता ही नहीं लगता हम ये बीमारी लग चुकी है नहीं लग चुकी है। रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, और उसको स्लाइटली टिल्ट करके देखना है आपको, कि घुमा फिरा के ऐसे देखना है कि वो उखड़ रहा है क्या। अगर वो जमा हुआ है सही तरह से तो उखड़ेगा नहीं, अगर वो थोड़ा हिल जाता है, वो कर के हो जाता है, तो उसको मतलब आपकी उसमें बीमारी लग लग चुकी है। तो यही सब है कि फार्मर्स को ये एडवाइस की जाती है कि ट्रांसप्लांटिंग डेट को फॉलो करें, कि इतने टाइम बाद हमें इतना ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि अगर एक बार बीमारी लगी तो ट्रांसप्लांट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी चीज से रिलेटेड, मतलब वायरस से रिलेटेड पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। उसमें बोला था कंसीडर द फॉलोइंग, कि बर्ड डस्ट ब्लोइंग ब्लोइंग रेन और विंड ब्लोइंग। ठीक है, जब आपकी डस्ट ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है, बारिश होती है, और बर्ड्स जो होती है ये उड़ती है, तो उनकी वजह से कि जो वायरस है, डिसीज है प्लांट में, वो स्प्रेड होती है। तो ये कौन कौन से आपके ऑप्शन सही है? या पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, और ये सारे सही है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि इसके सारे सही है। देखो, बर्ड
आपके चीज वो पौधों खाएगी, उसमें से कोई वायरस है या कोई ऐसी चीज है, पोलिनेशन है, एक जगह दूसरी जगह जाएगी, तो जो बर्ड्स का आपका एक्सक्रेटा होता है, उनका बीट होती है, वो कहीं ना कहीं गिरेगी, तो वहां पे जाके एक जगह दूसरी जगह वो फैलाती है उस वायरस को। एक ये भी है रीजन। दूसरा, जब आप डस्ट उड़ती है तो उसके साथ तो वो वायरस में जो उसके पोलिनेटर होते हैं वो उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, पोलिनेशन होते हैं। ठीक है। और रेन रेन तो आपका पानी के थ्रू एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो वो वाइब फैलाएगी। और विंड ब्लोइंग हम पढ़ ही चुके हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाए, 2018 में पूछा गया था। अगला आर्टिकल हमारा CSA 6 जीन के बारे में। तो यहाँ पे 5 जीन की बात की जाएगी, 5+1 जीन। जो छठा जीन है ना, इसी के नाम पे पड़ा है, जो 6 यहाँ पे संख्या लिखी हुई है ना, इसीलिए इसे 6 बोला गया। तो हम 5 जीन कौन कौन से हैं उनके नाम तो नहीं पढ़ेंगे, पर जो आइडेंटिफिकेशन की है रिसर्चर्स ने, 6 जीन को पाया है। तो हम छठे जीन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, जिस आदमी को जैसे कि कोई बड़ी समस्या होगी, जैसे कैंसर हो गया हो, ठीक है, एड्स हो गया हो, कैंसर हो गया हो, या कोई भी ऐसी इम्यूनोथेरेपी चल रही हो जो आईसीयू में रखा गया हो उस पेशेंट को, क्योंकि ऐसे पेशेंट को ना कि आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में क्या होता है कि आपका थोड़ा सा भी फंगस, थोड़ा भी वायरस या थोड़ा भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कराया कर सकता, क्योंकि उसमें अगर इन जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है, इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि उन्हें हल्का सा भी वायरस टच में आ गया ना, तो उनका बॉडी सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उनके पूरे बॉडी सिस्टम को ना डिस्ट्रॉय कर देगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि जो आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं उनको ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन बनी है कि स्टडी कंडक्ट हुई, रिसर्चर्स ने ये पाया कि जीन जिसे हम कहते हैं CSA 6, वो क्या करता है, वो जो एक फंगस होता है, ठीक है, जिसका नाम है कैंडिडियासिस। ठीक है, कैंडिडियासिस। ठीक, अब इसका ना और भी पढ़ेंगे हम, कैंडिडियासिस एल्बिकेंस कह दो इसे, कैंडिडियासिस एल्बिकेंस, जिस यहाँ पे लिखा है ना सी एल्बिकेंस। ठीक है, कैंडिड, सी का मतलब कैंडिडियासिस, ये कैंडिडियासिस पूरी फैमिली है। और जैसे किसी फैमिली में सरनेम तो सेम रहता है पर नाम उनके चेंज रहता है, जैसे अमित पांडे, सुमित पांडे, रोहित पांडे, अर्चना पांडे, तो पांडे सेम है मगर उस शुरू के स्टार्टिंग के नाम चेंज हो रहे, तो ऐसी यहाँ पे कैंडिडियासिस की पूरी फैमिली है, तो सी सेम रहेगा और बाद में नाम चेंज रहेंगे। तो जो 6 वो बताए गए हैं, देखो यहाँ पे नाम है ना एल्बिकेंस, और पैरापिलोसिस, और ट्रोपिकैलिसिस, और आपका ग्लाबर्टा, और क्रूई, और ओरिस, ये आपके 6 नाम है। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम छठा जो है वो है सी एल्बिकेंस, यानी कैंडियासिस एल्बिकेंस। इस वायरल फंगस इन्फेक्शन की वजह से जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन हो, उनकी कोमोर्बिडिटी बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब जो जीन आपका डिटेक्ट किया है सी एल्बिकेंस, इसकी मदद से इस चीज को ना काफी हद तक रोका जा सकता है। तो ये ही इसलिए न्यूज में आया CSA 6 जीन, यानी कि छठे नंबर का जीन। 5 की तो हम बात करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, पर हमारा फोकस है मेन छठे नंबर पे। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं CSA के बारे में। तो ये यही बोला गया है कि जो पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट हुए या आईसीयू में जो है, या जिनको एड्स हो गया, जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जा रही हो, यानी कि थेराप्यूटिक पेशेंट जो है उनको हम जो वो देते हैं, क्या नाम, थेरेपी, तो उनके लिए जीन ज्यादा कारगर है। ठीक है, हम कैंडिडा एल्बिकेंस इसको बोल रहे हैं। तो ये तो इसकी पिक्चर है, स्ट्रक्चर है। मुंह में जो आपका पेट में आपकी लाइनिंग्स होती है, म्यूकल्स लाइनिंग्स होती है, वहां वहां ये इफेक्ट करता है। या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होते हैं लेडीज के या आदमी के, तो वहां पे इफेक्ट करता है। ठीक है, जहां से यूरिन निकलता है, जैसे कि पिछली स्लाइड्स में देखिए, या आदमी का यहाँ पे ट्रैक्ट है यूरोजेनिटल। ठीक है, मुंह के अंदर एंटर कर जाएगा, तो जो पेट में जो आपका वो होता है, क्या नाम, आपका स्टोमक होता है, उसके अंदर क्या है, वहां पे कैंसर क्रिएट कर सकता है उसके फंगस की वजह से। या आपका लेडी का जो प्राइवेट पार्ट होता है, वहां पे यहाँ पे फंगस क्रिएट कर देगा एंट्री पे, यानी कि वजाइना के स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है वो फंगल स्पीसीज होती है। इसके ज्यादा हाई रेट ये रहता है कि कोमोर्बिडिटी बढ़ाता है, मोर्टेलिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो कंडीशंस होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन मतलब जिनको इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है, जो एड्स के शिकार है, कैंसर के शिकार है, उनको थेरेपी दी जा रही है, उनको बहुत ज्यादा डर रहता है। ये कहाँ पे ज्यादा रिसाइड करता है, जो म्यूकोसल लाइनिंग्स होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, यानी कि पेट के अंदर। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो होते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स के, वहां पे ये आपका रिसाइड करता है, वहां पे ज्यादा मिलेगा, वहां के वहां से एंटर करता है। ठीक है, ये पैथोजन में ट्रैक वो हो जाता है, टर्न हो जाता है, यानी कि बदल जाता है अगर एंटर करने के बाद। और पैथोजन तो आपके कैंसर क्रिएट कर देता है, किनको, जो आदमी आपका इम्यूनोथेरेपी ले रहा है। तो ये यहाँ पे इसमें बोला गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी हाईलाइट जान लेते हैं। तो जो जेनसार है, जेएनसीएसआर, जेनसार मतलब जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में है, और जो इंस्टीट्यूट पास्चर है जो पेरिस में, फ्रांस में, इन दोनों की जॉइंट स्टडी हुई है। इन्होंने ये पाया कि जो लार्ज स्केल स्क्रीनिंग इन्होंने करी, स्क्रीन देखी, यानी कि ऐसी स्क्रीन जो जो इनको आइडेंटिफाई कर सके, जो ये यहाँ पे लिखा है ना, it carried out a large scale scheme to identify regulator, ऐसे रेगुलेटर्स कैरिड आउट किए जाए, यानी ऐसे रेगुलेटर आइडेंटिफाई किए इन्होंने जो कि क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी का वो रेगुलेट करते हैं, क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं इन कैंडिडा एल्बिकेंस में। ठीक है, ये क्लिनिकल रिलेवेंट फंगल मॉडल सिस्टम इन्होंने प्रेजेंट किया। ये पिक्चर्स आपकी जो कैंडिडा एल्बिकेंस है उसकी ये पिक्चर कलरफुल थोड़ी सी पिक्चर वो बनाई गई है। ठीक है, ये यहीं पर देखा ना, सम टाइम कोज द माइल्ड ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट की वजह से होता है, मुंह के थ्रू चला गया, ये कैन गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम में घुल जाएगा, सीवियर इलनेस क्रिएट कर देगा। ये 6 वायरस मैंने आपको बताए दिए, और ये ज्यादा वार्मोस्ट एनवायरनमेंट में मिलते हैं। वार्मोस्ट एनवायरनमेंट जैसे कि आपकी साउथ इंडिया का एनवायरनमेंट हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज का एनवायरनमेंट हो गया, वहां पे वार्म मोस्ट एनवायरनमेंट है। अब इसकी स्क्रीनिंग जो करी, इसका ये बताया गया कि स्क्रीन द इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, यानी जीन ओवर एक्सप्रेशन एक वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपके जीन होते हैं स्विच करते हैं, जो एजिंग सेल्स होते हैं, जो सेल बूढ़ी होती रहती है ना, उनमें स्विच करते रहते हैं ये, एक सेल से दूसरी सेल में, जो बूढ़ी सेल्स है उनके अंदर। तो इस चीज को, इफेक्ट को स्क्रीन करा गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ जीन ऑफ सी एल्बिकेंस, सी एल्बिकेंस मतलब कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, ऑन ए जीनोम स्टेबिलिटी। ठीक, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अब इसमें ये क्या पाया, इन्होंने 6 ऐसे क्रोमोसोम स्टेबिलिटी जीन आइडेंटिफाइड किए। कौन कौन से, सी एल्बिकेंस, सी पैरापिलोसिस, सी ट्रोपिकैलिसिस, और सी ग्लेबराटा, और सी क्रूसी, और सी ओरिस। ठीक है, ये सी का मतलब यहाँ पे कैंडिडा से मतलब है, जिसमें से आपके जो है ये क्या नाम, ये जो जीनोम की इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें से 5 जीन का काम यही होता है कि सेल को डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, 5 का तो ये काम होता है। ठीक है, और जो छठा है हमारा जो इंपॉर्टेंट जीन है, यानी कि CA6 जीन, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं पीछे, जो छठा जीन है उसका वो एनकोड करता है प्रोटीन को, प्रोटीन की एनकोडिंग करता है सेल के अंदर। तो जो कि वायबिलिटी के लिए, किसी चीज की फिजिबिलिटी के लिए, जो सी कैल एलबी कैंसर, उसमें वायबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका क्रिटिकल रेगुलेटर है, सेल की जो साइकिल होती है प्रोग्रेशन की, बढ़ने की, उसकी रेगुलेट करता है, सेल की साइकिल को रेगुलेट करता है CCSA। ठीक है, यानी कि ये थेरेपी, अगर ये जीन की थ्रू थेरेपी दिया जाए तो इसको जो ये ईस्ट होता है, फंगस होता है, इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, वेयर बोथ ओवर एक्सप्रेशन और डिलीशन ऑफ द CS लीड टू रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ द सी एल्बिकेंस। किसकी ग्रोथ को रोक देता है, आपका सी एल्बिकेंस सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, आउटकम यही निकल के आया कि नोवल रेगुलेटर है, क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी को वो कंट्रोल करता है, ये सिस्टमेटिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जीन्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस होती है, जो फंगस इन्फेक्शन में दी जाती है, उसको ये क्या करता है, बचाता है कि भाई इस तरह के पेशेंट में ये आपके अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ये वो दे मैकेनिज्म के थ्रू उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल मॉड्यूलेटर की तरह ये मतलब वर्क करता है, जिसका हम ये यही क्या ना कि स्मॉल मॉलिक्यूल मॉड्यूलेटर दैट अल्टर एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द जीन, जिसको हम CSA6 बोल रहे हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट की कोई ऐसे साइड इफेक्ट आदमी पे देखने को नहीं मिलती, यही सब इसमें बताया गया। आगे बढ़ता है, हमारा FA-18 फाइटर सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स के बारे में है। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों आया, देखिए अभी हमने क्या किया, जो आपका फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट विक्रांत है, उसको कमीशन करने से पहले USA एविएशन के जो बोइंग है कंपनी, उसने इंडिया को प्रपोज किया कि आप ये ले लो, ये चूज कर लो, इसको इंडक्ट करने से पहले ये चूज कर लो। क्यों किया, ये देखो पिक्चर है उसकी, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की, इसके फीचर्स है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ना दिखाई दे रहे होंगे तो अगली स्लाइड में दिखाई देंगे। ठीक है, इसके हम थोड़े फीचर्स पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, कॉम्बैट
में बहुत हद तक, ये काफी हद तक कारगर है, यानी कि इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। और कई सारे रोल में इसको जो फ्रंट लाइन यानी कि जो युद्ध स्तर पे इसे यूज किया जाता है, ये काम आता है बहुत ज्यादा। ठीक है। दूसरा, इसमें वही सब चीजें बोली गई है कि आपका ये इस तरह से डिजाइन और बिल्ड किया गया है कि कैरियर ऑपरेशंस के सामान लाने ले जाने कई सारी चीजों में, जैसे कि ये फुल्ली कॉम्प्लायंट किसके साथ है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके साथ फुल्ली कॉम्प्लायंट है, यानी कि उनसे ये आपका टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है और अच्छी तरह लैंड कर सकता है, जो हमारे डिजाइन है ना उनके साथ कंपेटिबल है। ऐसा नहीं है ना कि भाई देखो, जैसा हमारा विक्रमादित्य मान लीजिए इस शेप का है, तो हम यहाँ पे टेक ऑफ, यहाँ पे आपका फाइटर जेट है, हमारा कोई भी फाइटर जेट, तो यहाँ से टेक ऑफ करेगा तो ऐसे टेक ऑफ करेगा ऊपर की तरफ कि ऐसी ये स्लोप है। मगर आपका दूसरे देश का अगर हम खरीदेंगे तो वो इस स्लोप के लिए टेक ऑफ करने के लिए अगर ना डिजाइन किया गया हो तो फिर खरीद के फायदा क्या। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है फुल्ली कॉम्प्लायंट है, यानी कि कंप्लाई करता है, जो हमारा इनका आईएनएस विक्रमादित्य का डिजाइन है और आईएनएस विक्रांत का डिजाइन है, और इनके डिजाइन को ये आपको सुपर ऑर्डिनेट जो यूएसए की बोइंग कंपनी का है उसको कॉम्प्लायंट करते हैं, तो इसलिए ये कंपनी बोल रही है कि हमारे को खरीद लो, है ना। ठीक, तो ये ऑपरेट डेक पे भी कर सकता है, हैंगर पे भी कर सकता है, और जो नेवल आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनको ये आपका क्या है लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, उठा के ले जा सकता है। तो ये इंटरफेस क्रिएट करता है मैन और अनमैन सिस्टम के बीच में, ये सब इसमें बोला है। यहाँ पे यही बोला है कि मल्टी रोल में काम आता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है, लाइफ साइकिल अफोर्डेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, फ्यूचर के लिए हर उसके लिए रेडी ही रहता है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई गई है, एडवांस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और ये क्या है हमारा जो है वो बाय इंडिया फॉर इंडिया सस्टेनमेंट, मतलब फॉर इंडिया सस्टेनमेंट, कहने का मतलब कि इंडिया के द्वारा इंडिया के लिए और आपका इंडिया को पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। इसमें ये है कि सुपर हॉर्नेट का जो है प्रिसीजन लैंडिंग मॉडल सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया गया है। ये पायलट का जो वर्कलोड है, पायलट के ऊपर कई सारे कि भाई सही से सेफ लैंडिंग हो, सेफ से टेक ऑफ हो, उस चीज को ये काफी हद तक रिमूव कर देता है, क्योंकि इसमें प्रिसीजन का बहुत ज्यादा है, लैंडिंग के टाइम में बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि जो पायलट है वो रिलैक्स हो सकता है, कि अपना आप ही आराम से वो हो सकता है। और ये कॉम्प्लायंट है विक्रमादित्य के साथ, ये क्या ग्लाइड जो स्लोप है जो मैं पीछे बात कर रहा था उसके साथ प्रॉपर ये कॉम्प्लाई करता है, और इसकी प्रॉपर जो स्पीड है उसको मैच करता है। ये बोला है दो वेरिएंट में होता है, सिंगल सीटर और आपका टू सीटर। ठीक है। ये आपके जो दोनों ही वेरिएंट है कॉम्पेटिबल है किसके, फुल रेंज ऑफ द कॉम्बैट मिशन, किसी भी आपकी रेंज हो कॉम्बैट मिशन की, कोई भी रेंज हो उसके लिए पूरा कॉम्प्लायंट है। ठीक है। और ये पूरा आपके कैरियर डेक से ऑपरेट किया जा सकता है, ये सब इसमें बोला है। अगला आर्टिकल हमारा विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए वर्ल्ड बैंक का आपका ये क्या है इनिशिएटिव था, कि वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए थे वहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए। अभी क्या हुआ है, उस शिकायत मिली है कि जो वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से जो इसका मड है मक है उसकी वजह से वहाँ पे एक टेम्पल है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो वहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी हुई, तो इसकी शिकायत गई, तो वर्ल्ड बैंक ने अपने एक वो भेजा है इन्वेस्टिगेशन टीम जो कंप्लेंट को देखेगा, किसके बारे में, विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो यही सब इसमें बोला गया है। यहाँ पे देख ही रहे होंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पिक्चर, ऊपर से आपका ये डैम बना हो, यहाँ से पानी नीचे को रिड्यूस किया जाता है, और ये यहाँ पे टरबाइन लगे, टरबाइन लग के घूमता है, और ये यहाँ पे बिजली बनती है और बिजली आपके ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है। ये इस तरह का ये आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो लगाया हुआ है। ठीक है। इसमें ये है कि 444 मेगावाट का ये आपका बनाया गया टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अलकनंदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी किसी गंगा की उस पर बनाया गया। अब अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है, वैसे तो बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ से क्या विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल जाती है विष्णु प्रयाग में, फिर भी अलकनंदा रहती है। अलकनंदा फिर नंद प्रयाग में क्या मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, फिर ये तब भी अलकनंदा रहती है। अलकनंदा के साथ फिर पिंडर गंगा मिलती है कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी चलती है, वो आपके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, फिर भी ये अलकनंदा ही रहती है। गंगोत्री से चलती है भागीरथी, देवप्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से। फिर यहाँ से आगे जो जहाँ देवप्रयाग से आगे क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है, और गंगोत्री से जो यमुना चलती है वो गंगा के साथ आगे जाकर मिलती है। तो ये हमने कुछ इसके बारे में जान लिया बस।
मेन तो अलकनंदा को जानना था, पर हमने और भी जान लिया। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट को फंड किया था 2011 में। ठीक है, ये काम पे लगा हुआ है, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको वो कर रहा है। ये 2023 तक जून तक कंप्लीट होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है। देखो अभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, पहले अभी जो हमारे उसके वो है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो है जस्टिस एन वी रमन्ना। मगर अब जो नए होंगे वो कौन है, यूयू ललित, ये वाले। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने क्या कहा, ये 49वें 49th आपका सीजीआई होंगे। इन्होंने कहा कि अब पूरी साल कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पूरी साल वर्क करेगी। अभी तक क्या था कि जब इनका वो सेशन होता था, रेसिस होती थी, छुट्टी होती थी, तब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपका वर्क नहीं करती। मगर अभी क्या, कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पूरी साल वर्क करेगी, जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपके केसेस को सुनेगी। तो यहाँ पे किस वजह से किया गया कि जो अर्जेंट मैटर्स है उनको सुनेगी। ठीक है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ दी जा रही है, 31,000 केसेस से ज्यादा पड़े हुए हैं। ये 2017 का आंकड़ा था, जो 2017 में 55,000 थे, अभी 71,000 हो गए। तो पेंडेंसी ज्यादा ना बढ़े, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तो कम से कम वर्किंग रहना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किन्हें कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाम किसको दिया गया, जो बेंचेस होती है, यानी कि पांच, कम से कम पांच जज उसमें होने चाहिए। आपके कोर्ट के जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पांच जज होने चाहिए। जो जज की जो एक कमेटी बनती है, जो बेंच बनती है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच बोल रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी केस किसके पास जाना, कौन केस को देखेगा, वो यही बेंच डिसाइड करती है। ये प्रोविजन किस में लिखा हुआ है, ये मैंडेट क्या करता है, ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो प्रोविजन है, वो कौन सा वो आर्टिकल मैंडेट करता है, आर्टिकल 145(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये आपका मैंडेट करता है इस वाले प्रोविजन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी। और कौन इसको डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पावर पावर होती है कॉन्स्टिट्यूट करने की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, ये इसमें बोला गया है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।